उत्तर प्रदेश में 3 चरणों के मतदान के बाद 26 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और देश भर में भी 7 चरणों में से 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। इसके बाद अब शेष 4 चरण हैं और प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ की लगभग 54 सीटों पर अभी भी मतदान बाकी है और उन 54 सीटों में वो भी सीटें आती हैं जहां पर पल्लवी पटेल ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। जी हाँ, वही पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी की मुखिया हैं और उन्होंने हाल ही में अखिलेश यादव से जिस अंदाज में अपना गठबंधन तोड़ा उसी ही अंदाज में उन्हें लगातार झटके लगे हैं। ऐसे में इस खास पेशकश में बात करेंगे पल्लवी पटेल को लेकर के, क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। दिनेश है हमारे सहयोगी, बात करेंगे दिनेश से। दिनेश, 3 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसकी जो एक गाड़ी है वो पूर्वांचल की ओर बढ़ रही है। वही पूर्वांचल जहां की लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर पल्लवी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का अखिलेश से कहीं ना कहीं बगावत करके ऐलान किया है। ऐसे में सवाल रहेगा कि अब पल्लवी की बगावत अखिलेश पर भारी पड़ सकती है या नहीं। देखिए अक्षय, यहाँ पर पूर्वांचल की आप बात कर रहे हैं। पूर्वांचल वो इलाका है जहाँ पर कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक और इसके साथ साथ अन्य जातियाँ, विभिन्नताएं, यदि हम कहें तो विभिन्नता कहना गलत नहीं होगा, विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं क्योंकि भांति भांति की जातियाँ वहाँ पर मौजूद हैं और उन जातियों के हिसाब से राजनेता वोट बैंक को कैप्चर करते हैं। अखिलेश यादव को देखा जाए तो पूर्वांचल में हमेशा से ही उनका पलड़ा हल्का दिखाई देता रहा है। पल्लवी पटेल के यहाँ 18 उम्मीदवार उतारने से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ज्यादा प्रभावित हो गया अक्षय, क्योंकि 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है लोकसभा का और 6 सीटें उसी इलाके में छोड़ी गई है, पूर्वांचल के इलाके में, जहां भारतीय जनता पार्टी को शक-शुबा दिखाई दिया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल ने, जो आपने बताया कि करीब 18 सीटों पर जो है प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, ऐसे में जिस तरीके से वो अपनी राजनीतिक साख को बनाने की तैयारी कर रही है, राजनीतिक आधार को मजबूत करने की तैयारी कर रही है, पल्लवी पटेल ने इस 2024 के लोकसभा चुनाव को अपनी पार्टी के लिए, विशेष तौर पर देखा जाए अपना दल कमेरावादी के लिए, एक लॉन्चिंग इलेक्शन की तरह लेकर के चल रही है। वो पार्टी की लॉन्चिंग करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। पल्लवी पटेल का पिछले दिनों मैंने एक बयान सुना था, उन्होंने कहा कि हमारे पास वोट बैंक मौजूद है, ऐसे में हमें दूसरे के पास क्यों जाना है, और कहीं ना कहीं इसी स्लोगन के आधार पर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है कि अपना वोट साधा जाए और इससे पार्टी की जो है विचारधारा की, यहाँ पर विचारधारा के अनुसार जो है लोगों का चयन किया जाए, प्रत्याशियों का चयन किया जाए, राजनीति को आगे बढ़ाया जाए। और मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव को उतना प्रभावित कर पाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं पूर्वांचल का इलाका जो है वहां पर अखिलेश यादव उतने प्रभावशाली नहीं है। पहले भी पल्लवी पटेल या तमाम सहयोगी दलों के साथ, ओम प्रकाश राजभर की बात कर ली जाए, 2022 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में पूर्वांचल की राजनीति मेरे ख्याल से पल्लवी पटेल उतना प्रभावी नहीं हो पाएंगी। लेकिन 2 सीटें ऐसी है, मिर्जापुर और फूलपुर सीट, जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत रही है। फूलपुर सीट की बात की जाए तो लगातार वहां से समाजवादी पार्टी के समर्थकों को जीत मिलती रही है और ऐसे में पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं राजनीति को तो प्रभावित करेंगी, लेकिन बशर्ते समाजवादी पार्टी को मुझे लगता है कि इसका नुकसान कम दिखाई देगा। समाजवादी पार्टी को कम नुकसान दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पल्लवी पटेल जहां अपने उम्मीदवार उतारने के लिए कदम आगे बढ़ा चुकी है, वहां पर मुख्य जो सियासी जमीन है वो भाजपा की है। ऐसे में भाजपा की चुनौतियां वो ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ऐसे में दिनेश, जिक्र आया है, आपने खुद बातचीत के दौरान इस बात का जिक्र कर ही दिया है कि पल्लवी पटेल जो है वो अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहती है, लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो उनकी पहचान सिराथू की विधायक के तौर पर भी है। सिराथू से जो विधायक बनी 2022 में मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हरा करके, वो सपा के समर्थन से ही बनी थी। तो क्या सपा से अलग होकर, अखिलेश से अलग होकर पल्लवी अपनी सियासी जो बिसात है उसे और मजबूत कर पाएगी? देखिए अक्षय, इसके 2 पहलू हैं। यदि हम देखें तो वर्तमान में जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल, जो कि अपना दल सोनेलाल की नेत्री है, वो यहाँ पर सरकार के साथ मिलकर के संगठन को आगे बढ़ा रही है। पल्लवी पटेल विपक्ष में रह करके अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रही थी, विचारधारा को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन पल्लवी पटेल को कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत तो हुआ कि अब अखिलेश यादव के साथ ज्यादा वक्त तक यहाँ गठबंधन नहीं चल सकता, इसलिए उन्होंने अलग होने का फैसला किया। अब देखा जाए तो अपने राजनीतिक आधार की बात की तो यहाँ से पल्लवी पटेल चाहती है कि पार्टी जो उन्होंने बनाई है, उनकी माँ कृष्णा पटेल
जो उनके साथ हैं उनको आधार मान करके साथ लेकर के और उस इलाके में कम से कम राजनीतिक आधार को मजबूत कर लिया जाए, जिससे कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव में उनको दूसरे के सिंबल पर चुनाव ना लड़ना पड़े। ओवैसी की बात आपने की है, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की लॉन्चिंग के लिए भी एक सुनहरा मौका था, जिस दौरान हाईकोर्ट ने उनको फटकार लगाई। उसके बाद चुनाव आयोग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को झटका देता हुआ नजर आता है, लेकिन वहां पर असदुद्दीन ओवैसी जो है चौंक गए और एक तरीके से पल्लवी पटेल को अपना चुनावी निशान देने से इनकार कर दिया। इसमें दो पहलू हम देखें तो एक मुस्लिम वोट बैंक की जो रहनुमाइश करने की कोशिश यहाँ पर लगातार करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी रहनुमाइश उत्तर प्रदेश में कम नजर आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान ओवैसी पर बशर्ते कम विश्वास करता है जितना अन्य यहाँ पर राजनीतिक दलों पर करता है, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो। और इसके साथ साथ अभी पिछले कुछ वक्त से यदि देखा जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को भी मुस्लिम वोट बैंक का लाभ मिलता रहा है, फायदा मिलता रहा है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर मध्य यूपी या फिर पूर्वांचल में। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो असदुद्दीन ओवैसी है जिनके साथ गठबंधन यहाँ पर पल्लवी पटेल ने किया, उनकी जो सियासी जमीन है या मुसलमानों पर उनकी जो पकड़ है वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आकर के कमजोर हो जाती है। ऐसे में यहाँ पर दिनेश असदुद्दीन ओवैसी की बात आ चली है, तो जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने पल्लवी पटेल की जो पिछड़ा दलित और मुस्लिम यहाँ निकाला था उन्होंने न्याय मोर्चा, उसका जो लिफाफा के रूप में चुनाव चिन्ह था उसको जब्त कर लिया, तो फिर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी जो अर्जी खारिज की और फिर पल्लवी पटेल ने यहाँ रुख असदुद्दीन ओवैसी का किया कि हम आपके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहेंगे। इस पर ओवैसी ने इनकार कर दिया था। क्या इसका कारण हो सकता है कि ओवैसी ने पल्लवी को अपना खुद का चुनाव चिन्ह देने से इनकार कर दिया गठबंधन होने के बावजूद? देखिए, यहाँ पर ओवैसी की जो आइडियोलॉजी है ये समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार किस तरीके से वह राजनीति कर रहे हैं। हम देश भर की राजनीति की बात करें, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरते नजर आते हैं। दूसरी तरफ बात कर ले तो यहाँ राहुल गांधी पर भी करारा हमला करते नजर आते हैं। यदि उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर बात करें तो अखिलेश यादव पर करारा हमला करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला करते हैं और फिर खुद चुनावी मैदान में भी सहयोग नहीं ले पाते हैं, जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने या फिर अन्य दलों ने उनके साथ सहयोग लेने की कोशिश की, लेकिन वहां पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में यदि देखा जाए तो ओवैसी की जो राजनीति है वो गोल दिखाई देती है। गोल जिस तरीके से एक जगह स्थिर नहीं है कि मैं इस स्टैंड को लेकर लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, राज्यसभा का या विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, और जिस तरीके से लगातार हर चुनाव में उनके मुद्दे बदल रहे हैं, उनके राजनीति करने का अंदाज बदल रहा है, वो कहीं ना कहीं वाकई में चौंकाने वाला है। और आखिरकार मुसलमान यहाँ पर यदि विश्वास करे तो भी किस आधार पर करे, क्योंकि बिहार का उदाहरण हम देखें यहाँ पर तो उनके 5 विधायक जीत करके आते हैं, वो यहाँ पर आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दल उनको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताते हैं कि मुस्लिमों का वोट बैंक काट करके वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर मुस्लिम समाज का वोट बैंक अपने लिए जुटाने की कोशिश करते हैं और मुख्य विपक्षी दल जो बीजेपी के हैं उनका वोट काट कर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। ये आरोप लगातार ओवैसी पर लगता है, लेकिन अब पल्लवी पटेल ने जो कुछ किया है और जो कुछ उनके साथ हुआ है वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अब यहाँ पर ये भी एक सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या पल्लवी वापसी कर लेंगे इंडिया गठबंधन में? अब इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।